सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के बारे में। हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान के भाग 1 के विषय के बारे में चर्चा करता है। भाग 1 का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 ये सारे अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के विषय के बारे में चर्चा करता है, जो कि क्या है? जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उन्हीं अनुच्छेदों में से हम आज अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 1 हमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ये बताता है हमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये हमें बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, एक एक वर्ड को समझना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे संघ से तात्पर्य क्या है या यूनियन से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे संघ से सीधा सीधा तात्पर्य देश से है। और चूंकि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? किस देश की बात कर रहा है? ये भारत की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब भी आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आप संघ शब्द का ही यूज़ करेंगे। यदि अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो द यूनियन शब्द का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे देश या देश के नाम का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसे ऐसे ही लिखा जाएगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और इसे ऐसे ही पढ़ा जाएगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। केवल एक इमेज बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, पता रहे कि यहाँ संघ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये हमारे देश के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है अनुच्छेद 1, है ना। हमारे देश का नाम मतलब भारत और इंडिया दोनों ही नाम से प्रसिद्ध है हमारा देश। और राज्य क्षेत्र मतलब इसकी जो टेरिटरी है, जो इसका क्षेत्रफल है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, इसके बारे में ये हमें बताता है। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। संघ से यहाँ क्या तात्पर्य है? या नाम अर्थात हमारे देश के नाम की चर्चा हो रही है, और राज्य क्षेत्र मतलब हमारे देश का जो एरिया है उसके बारे में चर्चा हो रही है, टेरिटरी के बारे में चर्चा हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 1 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और 3 भागों में डिवाइड करके ही इसे पढ़ा जाता है। तो पहला भाग क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 का भाग 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, पहले इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। भारत अर्थात इंडिया मतलब हमारे देश के दोनों नाम संविधान सभा में आए और दोनों ही नामों को सिलेक्ट किया गया। हुआ यूँ था, संविधान सभा में दोनों ही नामों को लेकर डिस्कशन हो रहा था और एक ग्रुप बन गया था जो कि भारत नाम हमारे देश का देना चाहता था और एक ग्रुप इंडिया नाम देना चाहता था। तो दोनों ही नामों को स्वीकृति मिली, दोनों ही नाम एक्सेप्ट किए गए और भारत अर्थात इंडिया ये सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया। मतलब भारत अर्थात इंडिया, इंडिया भी वही देश है और भारत भी वही देश है। मतलब एक देश के, जैसे ये टेरिटरी है, अब इसका नामकरण होना है तो दोनों ही नाम इसी के हैं, भारत और इंडिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जैसे एक ही व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं, वैसे ही हमारे देश के 2 नाम तय किए गए, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम लिखे गए हैं, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ राज्यों के संघ से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है, जो हमारे देश का शासन चलता है, उसने संघात्मक संरचना को अपनाया है। कैसी संरचना है हमारे देश की? हमारे देश की संरचना है संघात्मक संरचना। संघात्मक संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। फेडरल स्ट्रक्चर अर्थात हमारे देश में केंद्र से शासन तो चलता ही चलता है, साथ ही साथ स्टेट बनी हुई है, वहाँ से भी शासन चलता है। मतलब एक सेंटर तो है, केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन केंद्र राज्यों से मिलकर बना हुआ है, कई राज्यों से। ठीक है, स्टेट्स हैं हमारे देश में, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे संघात्मक संरचना कहा गया। यदि संरचना हमारे देश का स्ट्रक्चर, शासन पद्धति एकात्मक होती तो कैसा
स्वरूप होता इसका? तो स्वरूप ऐसा होता कि देश जो है वो केंद्र से शासित होता, पूरा देश, ठीक है। वहाँ पे कोई अलग से स्टेट्स नहीं होती, कुछ नहीं होती, पूरा देश केवल केंद्र से ही संचालित होता। तो उसे क्या कहा जाता? एकात्मक संरचना उसे कहा गया यूनिटरी स्ट्रक्चर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर संविधान सभा में आए थे, लेकिन जो संघात्मक संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसे ही हमारे देश में अपनाया गया। अब दोस्तों, इसे अपना तो लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर को, लेकिन हमारा जो देश है इसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अनेकता पाई जाती है। अब चूंकि फेडरल सिस्टम अपना लिया तो हमारा देश कहीं लूज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें पुनः बिखराव आ जाए, अराजकता जैसी स्थिति बन जाए। तो क्या किया? फेडरल स्ट्रक्चर को तो अपनाया, साथ ही साथ केंद्र पर झुकाव ज़्यादा रखा। आज हम देखते हैं राज्यों से तो कानून लागू होते ही होते हैं, लेकिन केंद्र से भी कानून लागू किए जाते हैं। जैसे समवर्ती सूची हुई, समवर्ती सूची में क्या होता है कि स्टेट कानून बना सकता है उन सब्जेक्ट पे, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है, यदि उसी सब्जेक्ट पे वो भी कानून बनाती है, तो स्टेट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो क्या हो जाता है? वो डाइल्यूट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये शक्ति है हमारी केंद्र सरकार की। तो संघात्मक संरचना होते हुए भी सेंटर में पावर दिया गया। अब चूंकि सेंटर में पावर दिया गया तो इसे पूर्ण रूप से संघात्मक संरचना तो नहीं कहेंगे यदि केंद्र मजबूत है तो। इसीलिए जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने इसे राज्यों का संघ कहा। पूरा संघ न कहते हुए क्या कहा? राज्यों का संघ कहा। इसे फेडरल स्ट्रक्चर न कहते हुए क्या कहा? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। क्या कहा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भीमराव अंबेडकर जी क्या बताते हैं इसमें? स्टेट्स। भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि दो कंडीशन उन्होंने रख दी इसके सामने, ताकि देश का बिखराव ना हो, देश बिखरे ना, है ना। यदि स्टेट को पावर दे दिया जाता और यदि कोई सी स्टेट चाहती कि नहीं हमें तो फलाने देश से मिलना है, हमें इस देश में नहीं रहना है, हमें तो अलग से हमारा देश बनाना है, ये चीज़ें कह सकती थी और देश में बिखराव हो सकता था यदि स्टेट को पावर दे दिया जाता। इसीलिए हमारे केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है राज्यों की अपेक्षा। भीमराव अंबेडकर जी ने यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के संघ को समझाते हुए कहा कि जो हमारा देश बना है वह ऐसा नहीं है कि राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम है। इससे क्या समझ में आता है समझौते का परिणाम? राज्यों के मध्य न तो ये किसी समझौते का परिणाम है, नहीं है, और दूसरा कोई भी स्टेट हमारे देश से अलग नहीं हो सकती है। स्टेट जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। राज्य भिन्न नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों को समझते हैं। राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं, मतलब क्या है कि हमारा देश जो बना है ऐसा नहीं हुआ कि एक ये राज्य था, एक ये राज्य था, एक ये राज्य था, ये आपस में बैठे इन्होंने मीटिंग करी और फिर एक देश का निर्माण किया। ऐसा नहीं हुआ। पहले देश का निर्माण हुआ, उसके बाद में उसके अंदर राज्यों का निर्माण हुआ। मतलब राज्यों के पास इतनी ताकत नहीं है, अगर वे समझौते से बनते तो कोई भी समझौता तोड़ के राज्य अलग हो सकता था, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है देश पहले बना, उसके बाद में राज्य बनाए गए। इसीलिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। दूसरा है राज्य भिन्न नहीं हो सकता, मतलब कि कोई भी राज्य चाहे, जैसे कल से आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोई सा भी, अरुणाचल प्रदेश या कोई सा भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि अब मैं तो यहाँ से हट रहा हूँ और मैं अलग से अपना देश बनाऊँगा, अलग से कंट्री बनाऊँगा, या मैं फला देश के साथ में मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है। वो हमारे भारत का अंग परमानेंट है बना हुआ। तो राज्यों का संघ, इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने ये सेंटेंस दिया। आई होप आपको चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी केंद्र की तरह झुकाव ज़्यादा है शासन पद्धति का, और इसीलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 1 के दूसरे पार्ट को। वो क्या कहना चाह रहा है? वो हमें बता रहा है
राज्य उनका राज्य क्षेत्र, राज्य व उनका राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। जो पहली अनुसूची, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान का, उसमें जो स्पेसिफाइड होंगे वही राज्य क्षेत्र भारत के अंतर्गत आएंगे, ये बता रहा है। ठीक है, पहली अनुसूची बताता है कि हमारे देश में वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 8 है। तो इनके अंतर्गत जितना एरिया आता है, ये जितने एरिया में फैले हुए हैं वो हमारे भारत क्षेत्र की टेरिटरी होगी, वही हमारे भारत देश का एरिया होगा। ठीक है, ये कहता है भाग 2। 28 स्टेट्स, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ उसका एरिया, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जितने भी राज्य हैं वो, और साथ ही साथ जो 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका क्षेत्रफल, ये सब मिलाकर ही हमारे देश का निर्माण हो रहा है। राज्य क्या होगा? राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। और पहली अनुसूची बताती है कि 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इन्हीं का एरिया हमारे भारत देश की टेरिटरी होगी। ये बताता है हमारा अनुच्छेद 1 का पार्ट 2। अब अनुच्छेद 1 के पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो भारत की टेरिटरी है, जो इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की पूरी जो राज्य क्षेत्र है इंडिया का, उसे 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राज्यों का क्षेत्र मतलब सपोज ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, यूपी, बिहार, झारखंड, सारी स्टेट्स हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इधर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, जितनी भी स्टेट्स हैं इनका जो एरिया होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। संघ राज्य क्षेत्र, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी हुआ, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप हुआ, दिल्ली हुआ, ये जितनी भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उनका एरिया। और अर्जित क्षेत्र से यहाँ क्या तात्पर्य है? अर्जित क्षेत्र अर्थात जैसे सपोज युद्ध हुआ और युद्ध में इंडिया के द्वारा कोई सा क्षेत्र जीता गया है ना, जैसे कि यहाँ पे युद्ध हुआ और ये वाला एरिया इंडिया ने जीत लिया, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिया से जुड़ जाएगा। और इंडिया से जुड़ गया, यदि ये क्षेत्र जीत लिया और इंडिया से जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिया का अर्जित क्षेत्र हो जाएगा और इंडिया के राज्य क्षेत्र, इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर कोई सा समझौता होता है देशों के मध्य और वो देश, उनके जो देश का पार्ट है वो या भूमि है वो हमारे देश में दे देता है, तो वो भी अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। या फिर किसी समझौते के द्वारा लीज पे कोई क्षेत्र लिया जाता है तो वो भी फिर हमारे देश के अंतर्गत आएगा, अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन इंडिया के पास वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो एक्वायर्ड है, जो अर्जित किया गया है वर्तमान में। लेकिन तीनों कंडीशन है, जैसे राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और भविष्य में कोई क्षेत्र अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है, तो वो क्षेत्र भारत की टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे, ये बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों ये हो गया आपका अनुच्छेद 1। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसे प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।